टीवी के धंधे पर संकट बढ़ता जा रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में इसमें काम सिर्फ नाम का रह जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, चलिए बताता हूं आपको। आप टीवी देखते हैं, लेकिन अब टीवी सिर्फ डिश या केबल तक तो सीमित रह नहीं गया। अब स्मार्ट टीवी खोलते हैं आप, बिना कोई सब्सक्रिप्शन लिए सीधे चैनल चलाने लगते हैं। न्यूज़, मूवी, म्यूजिक, स्पोर्ट्स सब कुछ फ्री है। और यही नया सिस्टम आज भारत में उनके मीडिया और जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, इन जो सेक्टर्स के बीच में ना, इन दोनों सेक्टर्स के बीच में आपस में लड़ाई की वजह बनती जा रही है ये समस्या। ट्राई नए रेगुलेशन लाने की बात कर रहा है। जियो प्लेटफॉर्म इंटरनेट पर चलने वाले फास्ट चैनल्स को टीवी ब्रॉडकास्टिंग की तरह रेगुलेट नहीं करने के लिए कह रहा है। और दूसरी तरफ जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस कह रहा है कि अगर ये टीवी जैसा कंटेंट दिखा रहे हैं OTT वाले, तो इन पर भी टीवी जैसे ही नियम लागू होने चाहिए। तो अभी होना क्या चाहिए, यही आज की पूरी बहस का मुद्दा बनने वाला है। तो अभी आप तुरंत इस मसले पर अपनी कोई राय मत बनाइएगा। पूरे मामले को पहले समझिए, फिर कोई राय बनाकर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इसका सीधा असर आपके ऊपर भी पड़ना तय समझिए। तो सबसे पहले सवाल जो आता है वो ये कि फास्ट चैनल्स क्या होते हैं, जिसका जिक्र जियो कर रहा है। वो मैं आपको बताता हूँ। फास्ट का मतलब होता है फ्री एड सपोर्टेड स्ट्रीमिंग टेलीविजन, यानी ऐसे चैनल जो इंटरनेट के जरिए चलते हैं, लेकिन देखने में बिल्कुल टीवी चैनल जैसे ही लगते हैं। इसमें फिक्स्ड प्रोग्रामिंग होती है, शेड्यूल्ड कंटेंट चलता है, एड्स आते हैं, लेकिन आपको अलग से DTH रिचार्ज या फिर केबल कनेक्शन नहीं लेना पड़ता। अगर आपके घर में स्मार्ट टीवी है तो आपने सैमसंग TV प्लस, LG चैनल, जियो टीवी, प्लूटो टीवी या दूसरी स्ट्रीमिंग एप्स पर ऐसे चैनल्स जरूर देखे होंगे, 100% देखे होंगे। यही है फास्ट इकोसिस्टम, और भारत में ये मार्केट काफी तेजी से ग्रो भी कर रहा है। इंडस्ट्री एस्टीमेट अगर मैं आपको बताऊं तो उसके मुताबिक कनेक्टेड टीवी हाउस होल्ड अगले कुछ सालों में 2 करोड़ से बढ़कर 4 करोड़ तक पहुंच सकता है। जबकि फास्ट एडवर्टाइजिंग मार्केट की अगर वैल्यू देखें ना, तो करीबन $600 मिलियन की है आज, और ये और बढ़ सकती है आने वाले टाइम में। डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि हम अपग्रेड होते जा रहे हैं। अब यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई। दरअसल भारत में ट्रेडिशनल टीवी इंडस्ट्री पहले से ही हैवीली रेगुलेटेड है, चाहे DTH हो, केबल ऑपरेटर्स हो या फिर सैटेलाइट टीवी ब्रॉडकास्टर्स। सबको लाइसेंस लेना पड़ता है, सरकार के कंटेंट रूल फॉलो करने पड़ते हैं, एडवर्टाइजिंग गाइडेंस माननी पड़ती है, ट्राई के टैरिफ रूल्स अलग से होते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स होते हैं। लेकिन फास्ट प्लेटफॉर्म पर अभी उतने स्ट्रिक्ट नियम नहीं है, और यही बात पुराने ब्रॉडकास्टर्स और DTH कंपनीज को खटक रही है, उन्हें परेशान कर रही है कि ऐसा भेदभाव क्यों। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसी मुद्दे पर कंसल्टेशन पेपर जारी कर दिए हैं, जिसमें पूछा गया है कि क्या एप्लीकेशन बेस्ड लीनियर टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन यानी ALTD सर्विसेज और फास्ट चैनल्स को भी टीवी ब्रॉडकास्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर लाया जाए या नहीं। इसके बाद इंडस्ट्री, जाहिर है जब 2 अलग अलग सोच वाले लोग मिले हैं तो 2 गुटों में बंट जाते हैं। वही इस इंडस्ट्री में भी देखने को मिल रहा है। 2 अलग अलग गुटों में बंट चुके हैं। अगर जियो की बात करें तो जियो प्लेटफॉर्म ने साफ कहा है कि OTT प्लेटफॉर्म्स को टीवी ब्रॉडकास्टिंग की कैटेगरी में डालना गलत है। जियो का कहना है कि फास्ट चैनल्स असल में इंटरनेट सर्विसेज हैं, ये पब्लिक इंटरनेट पर चलते हैं, ना कि केबल या सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इसलिए इन पर वही IT रूल्स लागू होने चाहिए जो दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स पर लागू होते हैं। जियो ने यह भी कहा है कि अगर सिर्फ शेड्यूल्ड प्रोग्रामिंग देखने की ही वजह से किसी OTT सर्विस को टीवी चैनल मान लिया जाए, तो फिर तो YouTube लाइव, Instagram लाइव, Netflix स्ट्रीम और Facebook लाइव को भी टीवी ब्रॉडकास्टर कहना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि वहां भी तो लाइव और शेड्यूल्ड कंटेंट चलता है। जियो का सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है टेक्नोलॉजिकल न्यूट्रलिटी, यानी टेक्नोलॉजी बदलने से रेगुलेशन नहीं बदलना चाहिए। अगर इंटरनेट बेस्ड सर्विस को अननेसेसरीली टीवी रेगुलेशन में बांध दिया गया तो इनोवेशन का क्या होगा, वो तो रुक जाएगा। कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ सकती है और डिजिटल इकोसिस्टम पर एक्स्ट्रा बर्डन भी आ सकता है। जियो ने नेट न्यूट्रलिटी का मुद्दा भी उठाया है। कंपनी का कहना है कि इंटरनेट ऑलरेडी एक ओपन इकोसिस्टम है, यूजर खुद डिसाइड करता है कि उसको क्या देखना है, इसलिए केबल टीवी जैसा मस्ट कैरी या लाइसेंसिंग रूल यहां लागू करना लॉजिकल नहीं है। यह बात हुई जियो की। अब दूसरी तरफ जी एंटरटेनमेंट क्या कह रहा है, ये सुनिए। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस की सोच बिल्कुल अलग है। जी का कहना है कि फास्ट प्लेटफॉर्म अब प्रैक्टिकली टीवी जैसा ही काम कर रहे हैं। वही लीनियर चैनल्स, वही एड्स, वही एंटरटेनमेंट, लेकिन रूल्स अलग।
ऐसा क्यों? और यही रेगुलेटरी असिमेट्री भी है यहाँ पर, यानी असमानता देखने को मिल रही है। यानी एक इंडस्ट्री पर रूल लागू होते हैं, दूसरी पर नहीं होते हैं। जी का कहना है कि ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्टर्स को प्रोग्रामिंग कोड फॉलो करना पड़ता है, एडवर्टाइजिंग रिस्ट्रिक्शन माननी पड़ती हैं, प्राइसिंग रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन इंटरनेट बेस्ड टीवी प्लेटफॉर्म्स बिना उसी बर्डन के, कोई भी ऐसा उनको बर्डन नहीं रहता और वो अपना धंधा चलाए जा रहे हैं। इससे कंपटीशन अनफेयर हो जाता है और यही बात जी को और बाकी ऐसे जो प्लेटफॉर्म से उन्हें हजम नहीं हो रही है। इसलिए जी चाहता है कि फास्ट और ALTD प्लेटफॉर्म के लिए लाइसेंसिंग रिजीम आए, यानी रजिस्ट्रेशन हो, कंप्लायंस ऑब्लिगेशन हो, अकाउंटेबिलिटी तय हो। और सिर्फ जी ही नहीं, कई DTH और केबल कंपनीज भी यही मांग कर रही हैं। जैसे टाटा प्ले, उनका कहना है कि अगर सेम कंटेंट अलग टेक्नोलॉजी से डिलीवर हो रहा है तो रेगुलेशन भी सेम होना चाहिए, वरना रेगुलेटरी आर्बिट्रेज होगा, यानी कि कंपनीज सिर्फ रूल से बचने के लिए टेक्नोलॉजी बदल लेंगी। डिश टीवी ने दावा किया है कि फास्ट इकोसिस्टम रेगुलेटरी वैक्यूम में ग्रो कर रही हैं और कई प्लेटफॉर्म्स इलीगली अनरजिस्टर्ड चैनल चला रही हैं। यहां तक कि केबल इंडस्ट्री बॉडी AIDCF ने ट्राई से कहा है कि कई फास्ट प्लेटफॉर्म जैसे चैनल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड तक नहीं है, मतलब वो अपना कंटेंट बाजार में बेच रहे हैं और ऑफिशियली वो रजिस्टर्ड नहीं है। फेडरेशन ने सैमसंग टीवी प्लस, LG चैनल्स, डिस्ट्रो टीवी और यप टीवी जैसे प्लेटफॉर्म का उदाहरण भी दिया है। ये वो प्लेटफॉर्म है जिनका जिक्र इस तरीके से किया गया है कि ये रजिस्टर्ड नहीं है, फिर भी अपना धंधा चला रहे हैं। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग एंगल सामने आता है। कुछ स्मार्ट टीवी कंपनीज और फास्ट स्टार्टअप्स कह रहे हैं कि अगर सरकार ने बहुत ज्यादा रेगुलेशन लगा दिए तो इंडिया का डिजिटल टीवी इकोसिस्टम ग्रो होने से पहले ही दब जाएगा। LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, क्लाउड टीवी और दूसरे प्लेयर्स का कहना है कि स्मार्ट टीवी मैन्युफैक्चरर्स सिर्फ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म देते हैं, वो ब्रॉडकास्टर नहीं है, इसलिए उन पर ब्रॉडकास्टर जैसी लायबिलिटीज डालना गलत होगा। एक बात यह भी आ रही है कि फास्ट इकोसिस्टम इंडिया में डिजिटल क्रिएटर इकोनॉमी को भी बढ़ा सकते हैं, नीच कंटेंट ला सकते हैं, रीजनल चैनल्स को नया ऑडियंस दे सकते हैं और फ्री एंटरटेनमेंट को मास लेवल तक एक्सेसिबल बना सकते हैं। इसलिए हैवी रेगुलेशंस इनोवेशन को मार देगा। असल में ये पूरी लड़ाई ना सिर्फ रेगुलेशन की नहीं रह गई है, ये फ्यूचर ऑफ टेलीविजन की लड़ाई बन गई है। पहले टीवी मतलब सैटेलाइट डिश, केबल, वायर्स, सेट टॉप बॉक्स, लेकिन अब पूरा एंटरटेनमेंट इंटरनेट पर शिफ्ट हो गया है, वहीं सिमट कर रह गया है। लोग टीवी से ज्यादा आज मोबाइल पर समय बिताते हैं और यही समस्या बनती जा रही है। स्मार्ट टीवी पर OTT ऐप्स चला रहे हैं लोग और एडवर्टाइजर्स भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ही तेजी से पैसा लगा रहे हैं। यही वजह है कि भारत में ट्रेडिशनल टीवी बिजनेस प्रेशर में आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ सालों में कई टीवी चैनल्स ने अपने लाइसेंस सरेंडर तक कर दिए। पिछले 3 साल में यानी 2023 से 25 की अगर बात करें तो बड़ा डेटा जो आ रहा है सामने निकलकर वो करीब 50 प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल्स का है जिन्होंने जो ब्रॉडकास्टर लाइसेंस है वो सरेंडर कर दिए हैं। अकेले 2025 की अगर बात करें तो 17 से 20 चैनलों ने अपने लाइसेंस को छोड़ दिया है, जिसमें जियो स्टार, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज, टीवी टुडे नेटवर्क, NDTV, ABP नेटवर्क, इन सब के नाम शामिल हैं। और माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 साल में 30 से 40 और छोटे चैनल्स भी बंद होने की संभावना है। और इसके पीछे कारण क्या है? लो एड रेवेन्यू, वीक TRP, सैटेलाइट कैरेज कॉस्ट और हाई OTT कंपटीशन। आज की तारीख में भारत में करीब 918 परमिटेड प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल्स मौजूद हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको सबके सब टीवी पे चलते हुए दिखाई भी दे जाए। इनमें से कई ऑपरेशनल नहीं होते हैं या फिर सिर्फ परमिशन स्टेज पर रह जाते हैं और वहीं खत्म भी हो जाते हैं, और इनके चलने की संभावना भी कम ही रहती है क्योंकि ऑडियंस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होती जा रही है। अब इमेजिन कीजिए अगर फास्ट चैनल्स को फुल टीवी रेगुलेशंस के अंदर बांध दिया जाए तो शायद छोटे OTT टीवी प्लेटफॉर्म्स सरवाइव ही ना कर पाए। कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, लाइसेंसिंग फीस आ जाएगी सामने, लीगल बर्डन्स भी बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर रेगुलेशंस बिल्कुल भी ना हुए तो ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्टर्स कहेंगे कि उनके साथ तो अनफेयर कंपटीशन चल रहा है। यानी ट्राई के सामने बहुत ही बड़ा बैलेंसिंग एक्ट आ गया है। करें क्या, किसकी साइड लें, ये अब उन्हें तय करना है। और इसका असर सिर्फ कंपनीज पर नहीं पड़ेगा, व्यूअर्स पर भी पड़ेगा, यानी आप पर, मुझ पर, हम सब पर पड़ेगा। अगर फ्यूचर में फास्ट प्लेटफॉर्म पर रेगुलेशन बढ़ा तो शायद कुछ फ्री चैनल्स बंद हो जाएं,
कंटेंट फिल्टर बढ़ जाए या सब्सक्रिप्शन मॉडल आ जाए, यानी आपको पैसा देना पड़े इन चीज़ों के लिए भी। लेकिन अगर रेगुलेशंस हल्का रहा तो आने वाले समय में आपका स्मार्ट टीवी ही पूरा केबल टीवी रिप्लेस कर देगा। यानी इंडिया का टीवी इंडस्ट्री अब एक बड़े ट्रांजिशन फेज में चल रहा है, जहां केबल टीवी, डीटीएच, ओटीटी और फास्ट प्लेटफॉर्म सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि इस बार बैटल सिर्फ कंटेंट की नहीं रह गई है, कंट्रोल की बन गई है। कौन होगा फ्यूचर टेलीविजन इकोसिस्टम को होल्ड करने वाला, ये डिफाइन कौन करेगा, ये अब वक्त बताएगा। टेलीकॉम कंपनीज, ब्रॉडकास्टर, ओटीटी प्लेटफॉर्म या फिर स्मार्ट टीवी इकोसिस्टम। आप बताइए, आपको क्या लगता है आने वाले वक्त किसका होगा? कौन है जो टीवी पर राज करेगा या स्मार्ट टीवी पर राज करेगा? देखना तो दिलचस्प रहेगा। बाकी आपको ऐसी खबरें और पसंद हो, ऐसी देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।